दोस्तों 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे को बचपन से ही आग, धमाके, बम इन सब के सपने आया करते थे। यह कोई साधारण बालक नहीं था, क्योंकि आगे चलकर इसने एक ऐसी चीज बनाई जिसने लाखों बेगुनाह लोगों की जान ले ली, एटम बम। क्यों दुनिया का हर देश यह चाहता था कि यह हमारे देश में आकर काम करे? क्यों हिटलर भी इसका तोड़ नहीं निकाल पाया था? और इसी साल हॉलीवुड ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर यह शख्स कौन था? इसने एटम बम क्यों बनाया था? कैसे बनाया था? और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और कैसे इसकी बनाई हुई चीज ने पूरी दुनिया में युद्ध का रुख बदल कर रख दिया था? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मनदीप एफएम चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। बात 1939 की है। सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो चुकी थी। सभी देश आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जर्मनी का तानाशाह हिटलर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और वह इतना खूंखार हो गया था कि उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना एक ऐसा बम बनाया जाए जो युद्ध का रुख ही पलट दे। महीनों जंग लड़ने की बजाय एक ऐसा बम जिसे एक बार जिस देश पर फेंक दिया जाए वो देश सरेंडर कर दे। ऐसा भी कह सकते हैं कि एटम बम बनाने का पहला ख्याल हिटलर के दिमाग की ही उपज थी। इस विचार को लेकर हिटलर अपने सभी साइंटिस्ट को जल्दी से जल्दी एक ऐसा खतरनाक बम बनाने में लगा देता है। बर्लिन की एक लैब में 3 साइंटिस्ट इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, मगर बम बनाने में आ रही अड़चन को लेकर उनके कुछ ऐसे सवाल थे जिनसे वे पार नहीं पा रहे थे। वे तीनों साइंटिस्ट अपने सवालों के जवाब की तलाश में उस समय के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से कांटेक्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन पहली मुलाकात में ही उनके इरादों को भांप जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि ये लोग न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन को परेशान कर देती है, दुखी कर देती है, और आइंस्टाइन उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति रूजरवेल्ट को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो रूजरवेल्ट को इस बात से अवगत कराते हैं, आगाह कराते हैं कि जर्मन नाजी एक न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। इधर यह लेटर मिलते ही रूजरवेल्ट विचार करते हैं कि अगर हिटलर इस बम को बना लेगा तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। क्यों ना हिटलर से पहले हम ही इस बम को बना ले, जिससे हम इस बम का डर दिखाकर इस वर्ल्ड वार को खत्म कर सकते हैं। साल 1942 में अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने देश के सभी बड़े साइंटिस्ट को इकट्ठा करते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि एक ऐसा बम बनाओ जो आज से पहले दुनिया में ना तो किसी ने बनाया हो और जिसका खौफ ऐसा हो कि जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाए। अमेरिका इस बम को बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है और इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस सब्जेक्ट का कई सालों से रिसर्च कर रहे थे इस सब्जेक्ट पर, और साथ ही साथ एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। मैक्सिको के पास लास एलामोस नामक एक खाली जगह होती है, खाली एरिया होता है, उसको इस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है, जो आबादी से बहुत दूर एक सुनसान और वीरान जगह थी। इस जगह को इसलिए भी चुना जाता है ताकि अगर रिसर्च के दौरान कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो इससे आम जनजीवन पर इसका कोई असर ना पड़ सके। अब साल 1945 आ जाता है। 3 साल दिन रात की जीत और मेहनत के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस बम को आखिरकार बनाकर तैयार कर देते हैं। 16 जुलाई 1945 की तारीख को इस बम को टेस्ट करने के लिए चुन लिया जाता है। सभी साइंटिस्ट लॉस एलामोस में परीक्षण वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब यही दुआ करते रहे होते हैं कि यह परीक्षण सफल हो जाए। सब सोच रहे थे अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो अमेरिका दुनिया का पहला सुपर पावर देश बन जाएगा। परीक्षण के लिए 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 का समय चुन लिया जाता है। ठीक समय पर जैसे ही बटन दबाया जाता है तभी लॉस एलामोस की परीक्षण वाली जगह पर एक भयंकर धमाका होता है, और वो धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी कल्पना वहां मौजूद किसी इंसान ने नहीं करी थी। खुद ओपेनहाइमर भी इस धमाके को देखकर भौंचक्के रह गए। साइंटिस्ट की टीम ने इस धमाके का जितना अनुमान लगाया था यह उससे 50 गुना अधिक शक्तिशाली था। बताते हैं कि उस समय इस धमाके के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी लग रही थी। इतनी चमक आज तक वहां मौजूद किसी इंसान ने नहीं देखी थी।
इस धमाके का असर ऐसा था कि लगभग 200 किलोमीटर दूर तक धरती कांप गई थी। धमाके के पास लगभग 5 किलोमीटर तक की रेंज में जो भी चीज मौजूद थी वो सब सेकंड से भी कम समय में भाप बनकर उड़ गई थी। परीक्षण सफल रहा और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजरवेल्ट ने सभी साइंटिस्ट को मुबारकबाद दी। बम बनाते वक्त ओपेनहाइमर को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि इस बम का इस्तेमाल आखिरकार कहाँ होने वाला है, किस पर होने वाला है। बताते हैं कि वह इस बम को बनाने में इतना मशगूल हो गए थे कि बम बनाने के 3 साल के दौरान उनका वजन 30 किलो तक कम हो गया था। वर्ल्ड वार अपनी चरम सीमा पर था और जापान देश अमेरिका के काबू में नहीं आ रहा था। अमेरिका ने जापान की सेना को बहुत समझाने की कोशिश करी, मगर जापान की सेना ने अमेरिका की एक भी बात सुनने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इसी दौरान जापान ने पर्ल हार्बर पर अमेरिका बेड़े में खड़े कई लड़ाकू जहाजों पर अपने विमान से बम गिरा दिए, जिसमें अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजरवेल्ट ने ठान लिया कि इस न्यूक्लियर बम का यूज जापान पर किया जाएगा। इसके बाद इस काम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एक टारगेट कमेटी का गठन करते हैं। अमेरिका की टारगेट कमेटी जापान के 3 शहरों को चुनती है जहां पर उन्हें यह न्यूक्लियर बम गिराने थे। इन शहरों के नाम थे क्योटो, हिरोशिमा और योकोहामा। मगर बाद में टारगेट कमेटी ने विचार किया कि क्योटो जापान की एक कल्चरल राजधानी है, कल्चरल शहर है। यदि हम इस पर बम गिरा देते हैं तो सारी दुनिया हमारे विरोध में उठकर खड़ी हो जाएगी। अब उस लिस्ट से क्योटो और योकोहामा शहर का नाम काट दिया जाता है। नागासाकी शहर का नाम हिरोशिमा के साथ जोड़ दिया जाता है। 6 अगस्त 1945 को 2 B-2 बॉम्बर विमानों में इस न्यूक्लियर बॉम्ब को लोड कर दिया जाता है। एक को वहीं पर खड़ा कर दिया जाता है और दूसरे को जहाज को टेक ऑफ करा दिया जाता है और वो जहाज सीधा हिरोशिमा की तरफ बढ़ जाता है और सुबह ठीक 8:15 पर विमान से उस न्यूक्लियर बम को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। और बताते हैं कि इस बम से पैदा हुई गर्मी से लगभग 70,000 लोग 1 सेकंड में भाप बन गए। ठीक 2 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर से एक बार अमेरिकी जहाज इस न्यूक्लियर बम को लेकर निकल पड़ता है दोस्तों, और इस बार इस बम को वो जहाज नागासाकी शहर पर गिरा देता है। हिरोशिमा और नागासाकी की भयंकर तबाही देखकर जापान अपने घुटने टेक देता है और अमेरिका के आगे सरेंडर कर देता है। इसके 3 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओपेनहाइमर को सम्मानित करने के लिए अपने पास बुलाते हैं। ओपेनहाइमर उस सम्मान समारोह में जाते भी हैं, मगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजरवेल्ट से बोलते हैं कि मेरे हाथ खून से सने हैं, मैं लाखों लोगों का हत्यारा हूं। ये बात सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति परेशान हो जाते हैं और ओपेनहाइमर को वहां से चले जाने को कहते हैं। ओपेनहाइमर यह बम बनाकर अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा कातिल वो समझने लगे थे, कातिल मानने लगे थे। इसके बाद ओपेनहाइमर पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया जाता है, क्योंकि 1945 में अमेरिका के न्यूक्लियर बम के परीक्षण के ठीक 4 साल बाद 1949 में यूएसएसआर यानी कि रशिया भी न्यूक्लियर बम बना लेता है। और अमेरिका को कहीं से ऐसी खबर लगती है कि रशिया को बम बनाने में ओपेनहाइमर ने मदद करी है। इसलिए अमेरिका ओपेनहाइमर को सभी सरकारी प्रोजेक्ट से निकाल देता है। बताते यह भी है कि ओपेनहाइमर ने परमाणु परीक्षण सफल होने के बाद गीता के 2 श्लोक पढ़े थे। ओपेनहाइमर ने गीता को समझने के लिए पूरी संस्कृत भाषा को सीखा था दोस्तों। ओपेनहाइमर की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसे ओपेनहाइमर बहुत प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे और उससे शादी भी करना चाहते थे। मगर साल 1943 में अमेरिका के एक होटल में उसकी लाश इस फंदे से झूलती हुई पाई गई। सूत्र ये बताते हैं कि शायद FBI या अमेरिका की किसी एजेंसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को मरवा दिया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बम बनाने से पहले किसी अन्य काम पर अपना फोकस करें, अपना ध्यान लगाएं। 62 वर्ष की उम्र में 8 फरवरी 1967 को न्यू जर्सी के एक शहर प्रिंसटन में ओपेनहाइमर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ओपेनहाइमर से सभी आरोपों को खत्म कर दिया जाता है और अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनके परिवार को सम्मानित भी किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नए वीडियो में ऐसी ही किसी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।